सो हाय एवरीवन, फिर से आपका एक नए वीडियो पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के करंट अफेयर में हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो परीक्षा में आएंगे ही आएंगे, छपने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, जिससे आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिलेगा और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 8 सितंबर, 14 सितंबर, 16 सितंबर। तो क्या हो जाएगा आंसर? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं विश्व पर्यटन दिवस। यह 27 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों, और इसकी शुरुआत कब हुई? 1980 से होती है, जो कि किसके द्वारा होती है? यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की द्वारा होती है। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1975 में होती है। ठीक है दोस्तों, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? स्पेन, जहाँ मैड्रिड जो कि स्पेन में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। और बात करें 2022 की थीम क्या है? 2022 की थीम है पर्यटन पर पुनर्विचार। ठीक है दोस्तों, पर्यटन पर पुनर्विचार 2022 की थीम है। ये भी पूछ सकता है, आप याद रखिएगा। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी इज करेक्ट। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। इसकी शुरुआत 1980 में हुई। किसके द्वारा हुई? यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होती है। और विश्व पर्यटन की स्थापना कब होती है? 1975 में होती है। ठीक है दोस्तों, मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है, और इसकी थीम पर्यटन पर पुनर्विचार। इसको याद रखना है। और इसको होस्ट कौन करता है? होस्ट कंट्री कौन है? इंडोनेशिया, ये इसकी होस्ट कंट्री है। ठीक है दोस्तों, इसको आयोजन करती है। चलिए, इनसे जुड़े परीक्षा में जो पूछने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको हम देख लेते हैं क्या क्या पूछे जाते हैं। चलिए, टेम्पल 360 पोर्टल, यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। याद रखिएगा, जो कि मंत्री कौन है संस्कृति मंत्रालय के? जी किशन रेड्डी। याद रखिएगा, जी किशन रेड्डी संस्कृति मंत्रालय के हेड हैं। ठीक है दोस्तों, मंत्री हैं। अगली क्वेश्चन जो पूछा जाता है, एससीओ संघाई संगठन की पहली पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है दोस्तों? वाराणसी। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, संघाई संगठन एससीओ की पहली पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है। चलिए अगला, ट्रैवल व टूरिज्म डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया की कौन सी रैंक है दोस्तों? चलिए, इसकी करंट क्या रैंक है? 54 रैंक है। कौन सी रैंक है? 2022 में 54वीं रैंक है ट्रैवल और टूरिज्म में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, यह 25 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और विश्व पर्यटन कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। याद रखिएगा, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन और विश्व पर्यटन 27 सितंबर को, याद रखिएगा। चलिए, व्हाइट ड्रैगन ब्रिज और दुनिया की सबसे लंबा कांच का पुल जो बना है, कहाँ पर बना है दोस्तों? वियतनाम में। कहाँ पर बनाया गया है? व्हाइट ड्रैगन ब्रिज को कहते हैं, और दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल भी इसे कहा जाता है। तो ये कहाँ पर बनाया गया? तो वियतनाम में, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लाइक करते जाइए दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल लगते हैं कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लाइक करते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 27 सितंबर 2022 को किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन हैं जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जनजाति कार्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बात करते हैं जलदूत ऐप की। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। कब चलाया जाता है दोस्तों? 27 सितंबर 2022 को इसको चलाया जाता है, जलदूत ऐप। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में इसको स्टार्ट किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, रखा गया है, क्यों इसको चलाया गया है? इसका उद्देश्य है कुएं में जल स्तर को तय करना। कुएं में जो पानी है उसका स्तर कैसा है, कितना है, उसको जानने के लिए, और रोजगार भी इससे उसको दिया जाएगा। जो भी पानी उनको देखने जाएगा उनको रोजगार भी उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, और कुएं के जल स्तर को चेक करना है, वो किसके अंतर्गत आएगा? मनरेगा के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, मनरेगा के अंदर ही कुएं का जल स्तर चेक करेगा, तो मनरेगा ही करेगा। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर आता है। और मानसून से पहले जल स्तर को चेक करना भी इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जो परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको देखते हैं। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, जल शक्ति मंत्रालय, ये कौन है दोस्तों? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में है जल शक्ति मंत्री। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए,
जनजाति मंत्री ये कौन है दोस्तों? श्री अर्जुन मुंडा। कौन है दोस्तों? अर्जुन मुंडा, याद रखिएगा। चलिए, महिला विकास मंत्री ये कौन है दोस्तों? महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, स्मृति ईरानी, याद रखिएगा। चलिए, ग्रामीण विकास मंत्री ये कौन है? श्री गिरिराज सिंह। याद रखिएगा, ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह। चलिए, अगला जल जीवन मिशन ये कब शुरुआत किया गया? इसको शुरुआत किया गया 25 दिसंबर 2019 में शुरुआत किया गया। और जल शक्ति मिशन को इसको लॉन्च भी इसी दिन किया गया है। ठीक है दोस्तों, और इसका उद्देश्य क्या रखा गया है कि मुख्य जो भूमिगत जल स्तर है उसको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है दोस्तों, जल स्तर जो घट रहा है उसको बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। चलिए, हर घर जल प्रमाणित वाला पहला जिला कौन सा है? बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा, हर घर जल प्रमाणित वाला पहला जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश में है। अगला, हर घर जल प्रमाणित वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? गोवा। याद रखिएगा, पहला राज्य गोवा है, हर घर जल वाला पहला राज्य। चलिए, अगला पॉइंट, हर घर जल का लक्ष्य ये कब तक रखा गया? 2024 तक रखा गया कि हर गांव में, हर घर में ये जल पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य और है, और 2024 में इसको पूरा किया जाएगा, लक्ष्य इसको बनाया गया है। चलिए, वाटरमैन ऑफ इंडिया इस किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह। याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र सिंह वाटरमैन ऑफ इंडिया को कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। चलिए, अगला बात करते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, विश्व जल दिवस 2022। ठीक है दोस्तों, चलिए, और 2022 की थीम की बात कर लेते हैं। विश्व जल दिवस 2022 की थीम क्या है? ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल टू विजुअल, जो कि पानी के जल का स्तर है उसको विजिबल करना है, क्योंकि धीरे धीरे उसका घट रहा है स्तर, इसलिए। चलिए, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया है? चलिए, ऑप्शंस क्या हैं? छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? चलिए, बात कर लेते हैं पोषक अनाज अवार्ड 2022 ये किसे दिए गए दोस्तों? छत्तीसगढ़ को। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ को पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया है। और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है दोस्तों? भूपेश बघेल। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के अभी करंट में जो सीएम है वो भूपेश बघेल ही हैं। चलिए, और क्यों दिया गया? कि मोटे अनाज जो मिलेट हैं उन्हें कहा जाता है मोटे अनाजों को, उनको बढ़ावा देने के लिए। और बात करें कौन कौन से हैं? कूदो, कुटकी, रागी, ये इनको खरीदना। ठीक है दोस्तों, इनका खरीद करने वाला पहला राज्य भी छत्तीसगढ़ ही है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इनको मिलेट के अनाज को उनको बढ़ावा देने के लिए, ज़्यादा पैदावार करने के लिए। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो कि 2023 है। ठीक है दोस्तों, मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 है, ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को यह अवार्ड दिया गया है मिलेट को बढ़ावा देने के लिए, पोषक अनाज। ठीक है, परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न जो बनते हैं इससे संबंधित। राष्ट्रीय जल पुरस्कार बताइए, पहले स्थान पर कौन है? यूपी। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पहले स्थान पर यूपी है। ठीक है दोस्तों, और सेकंड स्थान पर राजस्थान है, याद रखिएगा। और चलिए, अगला पॉइंट, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स यह नवीन 4 सूचकांक, बड़ा राज्य कौन से? कर्नाटक, और छोटे राज्य में मणिपुर में नवीन सूचकांक इंडेक्स जिसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नवीन 4 सूचकांक, जिसमें बड़े राज्य कौन से? कर्नाटक, छोटा राज्य मणिपुर है इंडियन इनोवेशन में। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगला निर्यात तैयारी सूचकांक, इसमें पहला स्थान पर कौन है? गुजरात। याद रखिएगा, पहले स्थान पर निर्यात तैयारी सूचकांक में स्थान पे पहला है गुजरात। ठीक है दोस्तों, निर्यात सूचकांक में पहला स्थान गुजरात का है। चलिए, अगला पॉइंट, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक पहले स्थान पर कौन है? तमिलनाडु। 2022 में कौन सा क्रम है? चौथा क्रम है, याद रखिएगा, इसमें क्रम भी पूछ लेता है कभी कभी। खाद्य सूचकांक में तमिलनाडु है। ठीक है दोस्तों, और किसके द्वारा इसको लाया गया? फसाई के द्वारा लाया गया। इसका मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा खाद्य सूचकांक को लाया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, तो प्लीज़ लाइक करते जाइए दोस्तों अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो। चलिए, पश्चिमी घाट में बैगनी नीले रंग के पुष्प को 12 वर्ष में एक बार पुष्पित होते हैं, तो इस पुष्प का नाम क्या है? चलिए बताइएगा नोट्स में। ऑप्शन है नीलगिरी, नील कुरिंजी, नील पुष्प, नील पलाश। तो आंसर क्या हो जाएगा? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट जो पुष्प होता है नील कुरिंजी पुष्प, यह लगभग 12 वर्ष में एक बार में खिलता है। और इसको पिछली बार जो खिला था वो 2006 में खिला था। और बात करें 12 वर्ष में खिलता है तो 2018 में खिलना चाहिए,
लेकिन यह 2022 में अभी हाल ही में फिलहाल में खुला है, खिला हुआ है मतलब। और यह जलवायु परिवर्तन के कारण, किसके कारण यह 12 वर्ष में खिलता है? जलवायु परिवर्तन के कारण ही यह 2022 में खिला है। 12 वर्ष में खिलना चाहिए तो 2018 होता है, तो उस दिन नहीं खुला है, 2022 में खुला है। ठीक है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन के कारण ही यह ऐसा हुआ है। और एनाविलुकम नेशनल पार्क में ये कहाँ पर खिला है? जो कि केरल में है, वहाँ पर ये फूल खिलते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी के नाम पर जो पर्वत का नाम रखा गया है नीलगिरी पर्वत। ठीक है दोस्तों, इसी के नाम पर रखा गया, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? 20 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट में जो बैगनी नीले रंग के पुष्प होते हैं वो 12 वर्ष में खिलते हैं, वह कौन सा है? नील कुरिंजी। ठीक है दोस्तों, पुष्प का नाम है, याद रखिएगा, 12 वर्ष में खिलते हैं। चलिए, बथुकम्मा त्यौहार बात करते हैं, फूलों का त्यौहार भी इसे कहा जाता है, और कहाँ का है? तेलंगाना का, याद रखिएगा। तेलंगाना का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है फूलों का त्यौहार, बथुकम्मा त्यौहार। चलिए, चेरी ब्लॉसम ये कहाँ का दोस्तों? शिलोंग, जो कि मेघालय में है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर चेरी ब्लॉसम त्यौहार मनाया जाता है। ट्यूलिप गार्डन, और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर? जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में। चलिए, सुरुई लिली फेस्टिवल ये कहाँ पर है दोस्तों? मणिपुर में है। कहाँ पर दोस्तों? सुरुई लिली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर का त्यौहार है। चलिए, नागालैंड और मणिपुर के बीच कौन सी घाटी का नाम? जूको घाटी। कौन सी घाटी है? जूको घाटी, याद रखिएगा। नागालैंड में मणिपुर की दोनों के बीच में घाटी जो बनी हुई है उसको जूको घाटी कहा जाता है। चलिए, अगला 5वां क्वेश्चन, किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडों के लिए एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, असम, सिक्किम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, बात कर लेते हैं, असम की सरकार के द्वारा इसको दिया गया, और यह किससे बनाया जाएगा? 5 प्रकार के जो गैंडे होते हैं उनके जो सींग जो मिलते हैं शिकारियों के द्वारा जो मिलते हैं, उन्हीं को राख बनाकर इसको क्या बनाया गया है? एक प्रकार की एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, स्मारक बनाया गया है। और बात करते हैं 2 प्रकार के जो गैंडे पाए जाते हैं अफ्रीका में पाए जाते हैं, और 3 प्रकार के एशिया के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। एशिया में तो एक सींग के गैंडे पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। और एक सींग वाला असम के अंदर भी काजीरंगा नेशनल पार्क में भी पाए जाते हैं अपने भारत देश में, याद रखिएगा। भारत देश में भी काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर, असम के अंदर वह पाए जाते हैं एक सींग वाले गैंडे। चलिए, बात कर लेते हैं असम के शिकारियों से गैंडे के जो सींग से प्राप्त हुए उनको जलाकर क्या किया जाएगा? एक स्मारक बनाया जाएगा। वही अभी तो बात हुई। स्मारक का क्या नाम रखा जाएगा? एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न इसका स्मारक का नाम रखा गया। और प्रतीक क्या है? गैंडों का संरक्षण भी इसका प्रतीक है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में स्मारक बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया गया है। तो सी इज करेक्ट आंसर, असम में। चलिए, एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड हाल ही में किसके संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया है? चलिए बताइए। तो वाइल्ड कंजर्वेशन बॉन्ड, जो कि विश्व बैंक के द्वारा इसको बनाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड हाल ही में इसको द्वारा लॉन्च किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है दोस्तों, वाइल्ड कंजर्वेशन बॉन्ड। और बात करें किसके लिए? अफ्रीकन गैंडे जो हैं उनके संरक्षण के लिए। ठीक है दोस्तों, जो कि ब्लैक राइनो, काले जो राइनो होते हैं, गैंडे होते हैं, उनके संरक्षण के लिए। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट दोस्तों, नवीनतम खाद्य राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है दोस्तों? देहिंग पटकई, जो कि असम में है। कहाँ पर है दोस्तों? असम में। देहिंग पटकई नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। चलिए, कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? असम में, जो कि शक्तिपीठ के रूप में इसको बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, असम में है। कहाँ पर? याद रखिए, कामाख्या माता मंदिर। चलिए, सत्रिया कहाँ का क्लासिकल डांस है? असम का, याद रखिएगा। सत्रिया क्लासिकल डांस कहाँ का है? असम का, याद रखिएगा। चलिए, अगला, कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। और बात करें हाल ही में जो 8 चीते लाए गए हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही लाए गए हैं। और बात करें कहाँ से लाए गए हैं? नामीबिया से लाए गए हैं, नामीबिया से लाए गए हैं, और जिसमें 5 मादा और 3 नर हैं। और बात करें आशा एक
एक चीते का नाम पीएम नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन हैं राजेंद्र कुमार, सत्येंद्र प्रधान, माधवी पुरीपुच, विनय कुमार सक्सेन। तो चलिए आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए बात कर लेते हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के हेड राजेंद्र कुमार है। याद रखिएगा, राजेंद्र कुमार ESIC मतलब कर्मचारी राज्य बीमा निगम के हेड बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, महानिदेशक नियुक्त किया गया। और बात करें इसकी स्थापना कब होती है? 1952 में कानपुर के अंदर होती है। कानपुर कहाँ पर है? यूपी में है, याद रखिएगा। चलिए इसका उद्देश्य की बात कर लेते हैं। कार्यस्थल पर चोट या बीमारी, मृत्यु हो गई है तो इस स्थिति में देखभाल करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, जो कर्मचारी हैं उनकी बीमारी हो जाती है, चोट लग जाता है, उनकी देखभाल के लिए इसकी स्थापना की गई। तो किसने की दोस्तों? राजेंद्र कुमार इसको किसने को हेड बनाया गया है? राजेंद्र कुमार को याद बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, राजेंद्र कुमार जी को महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और आर्टिकल कौन सी आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 48 में इसकी स्थापना की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए इनसे जुड़े जो परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं उनको देख लेते हैं। दिल्ली में नए उपराज्यपाल कौन है दोस्तों? विनय कुमार सक्सेना। अभी जो बनाए गए हैं दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है, याद रखिएगा। और यूनाइटेड नेशनल की भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिदा कंपोज। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशनल के भारत की स्थायी प्रतिनिधि है। ठीक है दोस्तों, भारत की रुचिदा कंपोज यूनाइटेड नेशनल की अंदर। WTO की महानिदेशक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की महानिदेशक कौन है? नागोजी ओमकाजा इबेला। ठीक है दोस्तों, जो कि नाइजीरिया की। ठीक है दोस्तों, वहाँ की इसको पहले निदेशक बनाया गया है WTO की। चलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित को शपथ किसने दिलाई है दोस्तों? जो कि द्रौपदी मुर्मू, जो कौन है? भारत की राष्ट्रपति अभी हाल ही फिलहाल में जो बनी है। ठीक है दोस्तों, और कौन से नंबर के हैं UU ललित? 49। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसरो के चेयरमैन की बात करते हैं जो कि सोमनाथ हैं, जो वर्तमान में बने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, 27 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ICMF का उद्घाटन किया है? कहाँ पर किया गया दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने, चंडीगढ़, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसको कब स्टार्ट किया गया, कब दिया गया, उद्घाटन कब किया गया? द्रौपदी मुर्मू जी जिन्होंने शपथ दिलाई थी, द्रौपदी मुर्मू जी को कब से शपथ दिलाई गई थी? राष्ट्रपति बनी थी 25 जुलाई को इन्होंने शपथ दिलाया था। और किसने दिलाया था? जो कि चीफ जस्टिस हैं, पिछले चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इनको शपथ दिलाया था। और नए चीफ जस्टिस कौन बने? UU ललित। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, और इनकी शुरुआत किसकी शुरुआत की गई? इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत की गई है और बेंगलुरु में इसको शुरुआत की गई। कहाँ पर की गई है? बेंगलुरु में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या रखा गया है? संपूर्ण जो कि रॉकेट निर्माण है एक ही स्थान पर किया जाए, क्योंकि कई अलग पार्ट से बनाए जाते हैं, कहाँ से पार्ट लाए जाते हैं, तो वो एक ही स्थान पर फ्यूल है, इंजन है, बॉडी है, एक ही स्थान पर सभी इसमें किया जाए। ठीक है दोस्तों, यह इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया। और इसकी लागत कितनी होगी? 208 करोड़ इसकी लागत होगी, 208 करोड़ रुपए की लागत होगी। और बेंगलुरु में जो कि हिंदुस्तान एरो लिमिटेड है उसके द्वारा ये स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, निर्माण किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी इज करेक्ट आंसर, बेंगलुरु में उसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, ICMF का इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। चलिए इनसे जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। GSAT की बात करें, जो GSAT एरियन 5 के द्वारा रॉकेट से लॉन्च किया गया है, एरियन 5। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? कोरू, फ्रेंच गुआना में GSAT 24 को एरियन 5 के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह किससे संबंधित है? कम्युनिकेशन माध्यम, मीडिया से। ठीक है, कम्युनिकेशन माध्यम से संबंधित है और टाटा कंपनी इसको लीज पर दे दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए SSLV की बात कर लेते हैं। SSLV इंडियन की पहली बार उसको लॉन्च किया गया और जो कि असफल रहा है।
और इसके द्वारा कौन सा सेट लॉन्च किया है? आज़ादी सेट और EOS 02 की लॉन्चिंग की गई थी, जो कि असफल रही हैं। SSB का शॉर्ट सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। चलिए PSLV की बात कर ले। PSLV जो कि पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है 52, यह 14 फरवरी 2022 को लॉन्च किया गया, और जिसमें EOS 04 को लॉन्च किया गया। और जी हाँ, कहाँ से लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश, जो कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। और बात करें PSLV 53 की, जिसको 3 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं सिंगापुर के। ठीक है दोस्तों, 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया PSLV 53 के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन, 25 से 27 सितंबर 2022 तक गैस हसनाह त्यौहार मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया दोस्तों? यह किस धर्म से संबंधित है? चलिए बताइए। तो ऑप्शंस क्या दिए हैं? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म। तो कौन से धर्म से संबंधित है गैस हसना त्यौहार? चलिए बताइए। बात कर लेते हैं गैस हसना त्यौहार। यह यहूदी धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है, जो कि इजराइल के यहूदी धर्म देश इजराइल का एक त्यौहार है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा यहूदियों का। तो और बात करें यहूदियों, जो कि नव वर्ष का प्रतीक होता है, उन्हीं के लिए ये त्यौहार मनाया गया, जिसमें हिब्रू कैलेंडर की शुरुआत हुई है। ठीक है दोस्तों, हिंदू कैलेंडर की। और लसनाह तोबा, ये क्या होता है दोस्तों? आपस में जब मिलते हैं बधाई देने के लिए लोग, तो वह लसनाह तोबा होता है। ठीक है दोस्तों, उसको कहा जाता है। और इसका अर्थ क्या होता है? हेड ऑफ द ईयर, सबसे बड़ा दिन भी इसी दिन को बोलते हैं। और खाने में इसमें क्या क्या उपयोग किया जाता है? सेब, अनार और शहद का इसका मुख्य उपयोग किया जाता है खाने में। तो ये कहाँ का त्यौहार दोस्तों? किससे संबंधित है? किस धर्म से संबंधित? यहूदी धर्म से संबंधित है। तो इसका डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 से 27 सितंबर को गैस हसनाह त्यौहार मनाया गया। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? इजराइल में। चलिए आगे जो महत्वपूर्ण त्यौहार है उसको देख लेते हैं। वैसाखी त्यौहार, जो कि सिख धर्मों का है, और 13 अप्रैल 1919 इस दिन इसको मनाया गया था। क्यों? और इसी दिन जो 13 अप्रैल है, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड ये हुआ था, जो कि जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। ठीक है दोस्तों, जलियांवाला बाग में। तो चलिए याद रखिएगा, वैसाखी त्यौहार सिख धर्म से संबंधित रखता है। चलिए अगला 9वां क्वेश्चन, 27 सितंबर 2022 को किसे 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है? 27 सितंबर को। तो ऑप्शंस क्या हैं? आशा पारेख, रजनीकांत, देविका रानी, अंजलि अरोड़ा। चलिए आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आशा पारेख। और बात करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा जगत में, याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और इसकी शुरुआत 1969 में 1969 में हुई थी, जो कि देविका रानी को इसको पहला पुरस्कार दिया गया था। और राशि इसमें 10 लाख की राशि दी जाती है, और सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसको दिया जाता है। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर। आशा पारेख को जो अभी हाल ही में 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और बात करें 51वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, वह किसको दिया गया? रजनीकांत को, जानते होंगे 2019 का पुरस्कार है, जिसको हाल ही में दिया गया था कोविड-19। और बात करें 52वां, जो कि अभी दिया गया, आशा पारेख को दिया जाएगा। 2020 का है लेकिन फाल्के पुरस्कार। बात कर लेते हैं नेशनल फिल्म पुरस्कार, जो कि 68 नंबर का है, जो कि अजय देवगन, जो कि तानाजी फिल्म से उनको संबंधित है, एक्टर हैं, उनको दिया जाएगा अजय देवगन नेशनल फिल्म पुरस्कार। और साउथ में जो कि सूर्य हैं, उनको भी यह बेस्ट पुरस्कार दिया गया है, नेशनल फिल्म पुरस्कार। सुराईपुट्टू इस फिल्म के उसमें अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेशनल फिल्म पुरस्कार, जो कि 68 का नंबर का है। चलिए 69 की बात, ऑस्कर अवार्ड की बात कर लेते हैं। एक्टर जिसमें विल स्मिथ हैं, इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया। और फिल्म पुरस्कार की बात कर दें, कौन सी फिल्म है? कोडा फिल्म में पुरस्कार बेस्ट फिल्म को दिया गया। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन सी है? जेसिका चेस्टन। ठीक है दोस्तों, जेसिका चेस्टन, याद रखिए। और डायरेक्टर की बात करें, जॉन कैपियन, जो कि द पावर ऑफ डॉग इस फिल्म से संबंध रखते हैं। इन्हीं को डायरेक्टर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, 94वां नंबर का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन, जो कि हाल ही में किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार दिया? चलिए तो ऑप्शन है प्रतीक पटेल, अजय मिश्रा, सुएला ब्रेवरमैन और ऋषि सुनेक। किसे दिया गया दोस्तों हाल ही में?
किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? तो चलिए बात कर लेते हैं एलिजाबेथ द्वितीय की। ये हाल ही में इनका निधन हो चुका है, जो कि 7 दशक तक सबसे लंबी इन्होंने कार्यकाल किया है, जो कि 10 दशक का मतलब होता है 70 साल इन्होंने कार्य किया गया है। 1 दशक मतलब 10 साल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले बात करते हैं जो कि नए जो किंग्स बनेंगे, कौन बनेंगे, राजा बनेंगे, किंग चार्ल्स थर्ड, याद रखिएगा, जो कि नए किंग्स बनेंगे। ठीक है दोस्तों, एलिजाबेथ द्वितीय इनकी मृत्यु के बाद अगले जो वंशानुगत होते हैं वही राजा बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन के। चलिए बात कर लेते हैं पुरस्कार कौन सा दिया गया। सुएला ब्रेवरमैन इनको दिया गया। ठीक है दोस्तों, जो कि ब्रिटेन के गृह मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, कंजर्वेशन पार्टी के हैं। इनको क्या पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार इनको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इज करेंट आंसर। तो किन्होंने जीता? सुएला ब्रेवरमैन इन्होंने जीता है पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, चलिए, और यह इन एलिजाबेथ द्वितीय की इनके ही नाम से यह पुरस्कार बना है, याद रखिएगा। चलिए इनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। रॉयल गोल्ड मेडल जो कि बालकृष्ण जोशी को दिया गया, प्रज्वल पुरस्कार भी इन्होंने 2018 में जीता था। ठीक है दोस्तों, आर्किटेक्ट से संबंध रखते हैं। चलिए, रॉयल गोल्ड मेडल, ठीक है दोस्तों, बालकृष्ण जोशी इनको दिया गया। अगला पॉइंट, ब्रिटेन की पीएम जो हाल में बनी है, कौन बनी है? लिज ट्रेस, याद रखिएगा। ब्रिटेन की जो अभी पीएम बनी है, प्राइम मिनिस्टर बनी है, लिज ट्रेस बनी है, प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन की। चलिए बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। कॉमनवेल्थ 2022 में जो भी हुआ है 22वें नंबर का हुआ है, जो कि कहाँ पर हुआ? बर्मिंघम। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बर्मिंघम में हुआ है। और इसमें कितने गेम्स? 20 गेम्स थे और इसमें 280 इवेंट थे। ठीक है दोस्तों, और हमारे भारत देश के कितने प्लेयर्स ने इन्होंने खेला? 215 प्लेयर्स थे, लेकिन हमारे प्लेयर्स कितने खेले हैं? प्लेयर्स ने खेला 213, जिसमें कौन कौन नहीं खेले हैं? ऐश्वर्या प्रताप जो कि शूटिंग से संबंधित रखते हैं, ये इन्होंने नहीं खेला। और नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंकी हैं, इनकी थोड़ा सा क्या तबीयत डाउन थी, इनको कंजरिंग हो गई थी, इसलिए ये नहीं खेल पाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का करंट अफेयर। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि कॉमनवेल्थ गेम में हमारे भारत देश ने कितने पदक जीते, गोल्ड मेडल कितने जीते हैं, आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।